डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग मेथड बताओ और कैलकुलेशन मेथड बताओ। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन मेथड के नाम, तुम्हारा वेट कर रहा हूं मैं। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी, ये कैलकुलेशन के तरीके हैं। एसएलएम कैसा तरीका है, जैसे कि आपकी मशीन की कॉस्ट या आपकी एसेट, फिक्स एसेट की जो कॉस्ट है वो 1,00,000 रुपए है। दोनों जगह पे ले लेते हैं, मेथड अलग अलग कैसे काम करती है वो दिख जाएगी। 1,00,000 रुपए है। तो ईयर एंड पे जब डेप लगाओगे, तो ईयर एंड पे जो डेप है, सपोज ये भी 10% से चल रहा है और ये भी डब्ल्यूडीवी वाली मेथड भी 10% से चल रही है, तो डेप जब लगाओगे तो 1,00,000 का 10%, दैट इज 10,000 रुपये माइनस होंगे, फिर 90,000 आ जाएगा। यहाँ पे भी 10,000 माइनस होंगे और 90,000 आ जाएगा। सर ये तो बिल्कुल एक जैसे काम कर रही हैं। अभी देखो मजा, ये फर्स्ट ईयर का डेप था, अब चलो सेकेंड ईयर का डेप लगाएं। जब सेकेंड ईयर का डेप लगाओगे और आप ये कहते हो कि आप 90,000 पे डेप लगाओगे या 1,00,000 पे, इसमें से डिसाइड करके बताओ। मेरी मेथड का नाम है एसएलएम, इसे ओरिजिनल कॉस्ट भी बोला जाता है। तो हम 1,00,000 पे ही लगाते रहेंगे, 90,000 पे नहीं लगाएंगे। इसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिर से कितना आएगा, 10,000, क्योंकि 1,00,000 का 10% ही करोगे हर बार। लेकिन डब्ल्यूडीवी का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू कौन सी है, 90,000। यहां पे जब आप सेकेंड ईयर पे डेप लगाने आओगे तो डेप कितना लगाओगे, 90,000 का 10%, दैट इज 9,000। और आपकी बुक वैल्यू अगले साल कितनी बचेगी, 81, है ना। ये जो बचती है इनको बुक वैल्यूज बोला जाता है। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। कॉस्ट वो होती है जो पहली बार रिकॉर्ड होती है, जितने पे मशीन खरीदते हैं हम, और बाकी फिर ये सब बुक वैल्यूज कहलाती है। क्या ये याद आ गई है पूरी तरह से, हाँ या ना। ये दो मेथड होती हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन की। इसमें अकाउंटिंग कुछ नहीं है, अभी सिर्फ कैलकुलेट करने का तरीका तय किया हमने कि हम कैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और स्पेसिफिक बोलूं तो आगे चलते हैं। अभी फिर पूछ रहा हूं, अकाउंटिंग करनी है तुम्हें, जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो यहां कोई जर्नल एंट्री पास की तुमने अभी, ये सिर्फ कैलकुलेशन करने का तरीका था। अब मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग मेथड बताओ, मतलब कि दिमाग को कहां जाना चाहिए सीधे, कि मुझे जर्नल एंट्री कौन सी पास करनी है। अकाउंटिंग का तो मतलब ही वही है, बुक्स में रिकॉर्ड कैसे करूंगा मैं डेप को। तो एक होता है विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप और विथ मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप। ये जो विदाउट मेंटेनिंग है, इसका एक और नाम है नेट असेट मेथड, और ये कहलाती है प्रोविजन फॉर डेप मेथड। मतलब हम जब प्रोविजन नहीं बनाते हैं तो हम असेट को नेट कर देते हैं। असेट को नेट कर देने का मतलब है डेप माइनस कर देते हैं। इसलिए जब जर्नल एंट्री पास होती है तो अब अकाउंटिंग के मेथड तो जर्नल एंट्री पास होगी ना, डेप अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट। मशीन है तो मशीन, फर्नीचर है तो फर्नीचर, सब वो ये एंट्री पास हो रही है देखो। जबकि यहां पे जो एंट्री पास होगी, जब डेप रिकॉर्ड करोगे, डेप अकाउंट तो डेबिट होगा, पर फिक्स असेट को कम नहीं करेंगे, बल्कि इसे एक पोटली में इकट्ठा करना शुरू कर देंगे। प्रोविजन कुछ नहीं है, एक्यूमुलेशन है, प्रोविजन फॉर डेप। इसे डेप्रिसिएशन रिजर्व भी बोलते हैं, पता, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन कर रहे हैं ना। एस्टिमेशन ऑफ लॉस तो है ही, क्योंकि ये नुकसान है इसलिए प्रोविजन, और क्योंकि ये इकट्ठा हो रहा है इसलिए इसको रिजर्व भी बोलते हैं। दोनों नाम दिए जाते हैं, रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो डेप को हम एक पोटली में इकट्ठा करना शुरू कर चुके हैं प्रोविजन फॉर डेप के नाम से। जर्नल एंट्री में डिफरेंस किसको नहीं दिख रहा है, और मैं इसीलिए इनको अकाउंटिंग मेथड बोलता हूं। यहां पे देखो, आपने फिक्स एसेट को डिक्रीज कर दिया, क्रेडिट कर दिया फिक्स एसेट को, मतलब डिक्रीज कर दिया, इसलिए नेट एसेट मेथड कहलाती है। इसका इंपैक्ट क्या होता है पता है, सपोज आपकी फिक्स एसेट थी, आपकी फिक्स एसेट थी 1,00,000 रुपए की, ठीक है। अगर मैं
इस एंट्री को कर दूं 10% से ऊपर वाला एग्जांपल ले लिया, 10,000 रुपए की एंट्री हुई, ये दोनों 10,000 रुपए की। तो इस एंट्री का इंपैक्ट ऐसे दिखता है बैलेंस शीट में। आपकी जो फिक्स असेट है वो इनर कॉलम में लेंगे अपन 1 लाख, उसमें से डेप माइनस कर देंगे 10,000, और आउटर कॉलम में निकालेंगे केवल कितना, 90,000। मतलब मैं शॉर्ट में बोलूं तो आपकी फिक्स असेट सीधे सीधे कितने पे दिखेगी, 90,000 पे। इस मेथड में क्या होगा सर, इस मेथड में फिक्स असेट जो है वो 1 लाख पे रहेगी, और एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम की लाइबिलिटी बन गई है जो 10,000 की होगी, और आउटर कॉलम में 90 ही जाएगा। सर दोनों ही केस में 90 जाएगा? हाँ, क्योंकि वो केवल अकाउंटिंग की अलग मेथड है, कैलकुलेशन तो सेम है। यहां पे क्या दिख रहा है, एक नया अकाउंट जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप। जब 2 साल हो जाएंगे, सपोज हम एसएलएम वाली मेथड पे चल रहे हैं, तो हमारी एसेट की वैल्यू ये हो जानी चाहिए। अब देखो, जब 2 साल हो जाएंगे ना, तो नेट एसेट मेथड पे सीधे सीधे तुम्हारे पास 80,000 आ जाएंगे, 2 बार डेप रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो फिक्स एसेट अभी भी कितने पे लिखी रहेगी, 1 लाख पे, पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना इकट्ठा हो जाएगा, 20,000, और आउटर कॉलम में कितना जाएगा, वो तो सेम ही जाएगा, 80,000। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हमने एक नया अकाउंट क्रिएट कर लिया जिसमें हम फिक्स एसेट को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। फिक्स एसेट अपनी कॉस्ट पे ही मेंटेन है 1 लाख पे, और पूरा डेप्रिसिएशन अलग से इकट्ठा होता जा रहा है। यहां पे कोई डेप्रिसिएशन इकट्ठा नहीं हो रहा, यहां पे फिक्स एसेट को रिड्यूस किए जा रहे हैं। इसीलिए इस मेथड का नाम पड़ा नेट एसेट मेथड। तुम्हें ये समझ में आया कि ऊपर से गया? बताओ बताओ। मतलब अगर मैं और आसान भाषा में बोलूं, ये मैंने प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट का दिखा दिया तुम्हें, ठीक है? बार बार लिखूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए एक बार फिर से। जब मैं नेट एसेट मेथड अपनाता हूं, एक एक करके चलते हैं। नेट एसेट मेथड चल रही है अपनी डेप्रिसिएशन की, मतलब हमारी जनरल एंट्री क्या पास होगी, बताओ? डेप अकाउंट डेबिट टू, मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया, बताओ। नेट एसेट मेथड में फिक्स एसेट, प्रोविजन फॉर डेप नहीं आएगा इसमें, लक्ष्य। नेट एसेट बोल रहा हूं ना, ये वर्ड से तू पकड़ना सीख इसको। मैं फिक्स एसेट को कम नहीं करूंगा तो वो नेट कैसे होगी? अब मैं ये पूछ रहा हूं, इसमें प्रोविजन फॉर डेप आएगा ही नहीं, तो हमें सिंगल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, एक ही अकाउंट, उसका नाम जैसे फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन हो रहा है, और इसी फिक्स एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे हो रही होगी? अरे ऊपर जर्नल लिखी है, नीचे लेजर लिख दिया मैंने, बताओ। यस, बाय डेप। फिक्स एसेट अकाउंट में ही डेप आ जाता है। लेकिन जब हम प्रोविजन फॉर डेप वाली मेथड फॉलो करते हैं, तो पहले जर्नल एंट्री सीखो। हमेशा जर्नल से होता है सब कुछ। जर्नल क्या पास होगी, जब डेप लगेगा, डेप अकाउंट डेबिट तो होगा, पर टू प्रोविजन फॉर डेप क्रेडिट हो जाएगा। सवाल यह है कि सर फिक्स एसेट में तो डेप गया ही नहीं। हाँ, फिक्स एसेट में डेप नहीं गया। फिक्स एसेट अगर आपका एक लेजर बना हुआ है तो उसमें आपको डेप नहीं दिखेगा, बल्कि वो एक नई जगह दिखेगा। उसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और ये इसमें दिखेगा बाय डेप 10,000। अरे तुम्हें यहां पे डेप दिखा क्या? तुम्हें यहां डेप दिखा? नहीं दिखा, क्योंकि एंट्री में फिक्स एसेट क्रेडिट हुई ही नहीं, तो डेप कैसे आ जाएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यहां डेप नहीं आया। तो नेट एसेट मेथड में क्योंकि एंट्री ये पास होती है, इसीलिए डेप की एंट्री फिक्स्ड एसेट अकाउंट में जाती है। प्रोविजन फॉर डेप में एंट्री ये पास होती है, इसलिए डेप की एंट्री यहां जाती है, फिक्स्ड एसेट में नहीं जाती है। किस किस को ये बात समझ में नहीं आ रही, बता दो। एक मिनट एक मिनट, बहुत बढ़िया सेजल, आई एम प्राउड ऑफ यू। सेजल ने इस कहानी में डेटर को लेके आई। डेटर में ये बोल रही है बेड डेट। पहली बात तो डेटर फिक्स्ड एसेट होती है क्या? डेटर पे डेप लगाएगी। डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्या है? फिक्स्ड एसेट पे लगता है। हाँ हाँ, फिर से ड्राफ्ट करना चाहती तेरा क्वेश्चन कि इसी कंटिन्यू रखना चाहती? मैं आगे भी बता सकता हूँ तुझे। प्रोविजन फॉर बेड डेट, डेप्रिसिएशन यहाँ है ही नहीं कहीं भी। हाँ, इस कहानी से कैसे रिलेट करना है फिर से पूछ। आ गया? हाँ मुझे पता था, मैं इसीलिए तो मैंने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू। ये फिक्स्ड एसेट होती है जिन पे डेप्रिसिएशन लगता है, करंट एसेट पे डेप नहीं लगता है। फिक्स्ड एसेट पे डेप क्यों लगाना पड़ता है? जो कि फिक्स्ड एसेट की डेफिनेशन ये होती है कि इसको हम ओवर द ईयर्स यूज करेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल। तो आप उसे जब यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू में लॉस नहीं होगा। करंट एसेट की डेफिनेशन क्या होता है? इसी साल इसको कैश बना लेंगे, तो इसे तो ओवर द ईयर्स यूज ही नहीं किया, ये तो अभी रियलाइज हो जाएगा कैश में। तो फिक्स्ड एसेट होता है जिसके ऊपर हमें वो लॉस कंसिडर करना चाहिए, वो प्रूडेंस की वजह से हम उस लॉस को कंसिडर करते हैं ओवर द ईयर्स, और उसे हम डेप्रिसिएशन नाम देते हैं। डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ये थी, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूसेज। तो डेटर उस कैटेगरी में नहीं आता। उस कहानी को इस कहानी में कैसे जोड़ना है फिर से बता। जोड़ सकती है क्या? अब हाँ, अब जो तूने बोला ना वो अच्छा डाउट है, और ये पता है मैं तुझे प्रूव कर सकता हूँ कि मैंने ये बात करी है। मेरे लेक्चर में मैंने ये बात की है कि तुम किसी दिन मुझसे पूछोगे, जिस दिन तुम्हारा दिमाग खुलेगा उस दिन, सर ये प्रोविजन फॉर बैड डेट ये बिल्कुल अलग चल रहा है, और ये प्रोविजन फॉर डेप बिल्कुल अलग बिहेवियर पे क्यों है? मैंने एक तो ये बताया कि इसका नाम रिजर्व भी है। ये इसके लिए मैंने नहीं बोला कभी कि ये रिजर्व है। बिल्कुल, एक तो ये एस्टिमेटेड है, तो क्या ये एस्टिमेटेड नहीं है? ये भी एस्टिमेटेड है, इसीलिए तो नाम प्रोविजन दिया है। अगर ये एस्टिमेटेड नहीं होता तो नाम प्रोविजन क्यों देते? प्रोविजन का मतलब भी मैंने तुम्हें बताया कि एस्टिमेशन है लॉस का। दोनों लॉसेस हैं, ये भी लॉस है ये भी लॉस है, डिफरेंस इस पॉइंट पे भी नहीं है। फिर सर डिफरेंस किस पॉइंट पे है? मैं बताता हूं डिफरेंस किस पॉइंट पे है। बिल्कुल ये दोनों कंफ्यूजन करेंगे, जब जिसका दिमाग जब खुलेगा तब करेंगे, नहीं खुल रहा है तो कोई बात नहीं, पर पूछोगे तो फिर बता रहा हूं अभी से, शायद अभी समझ में आ जाए। प्रोविजन फॉर बैड डेट और डेप्रिसिएशन बहुत अलग बिहेव करते हैं अकाउंटिंगली। रीजन ये है, इसकी जर्नल एंट्री हम करते हैं किसी असेट के लॉस से नहीं करते। प्रोविजन फॉर बैड डेट की एंट्री, उसकी एंट्री की थी मैंने P&L अकाउंट से टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या मैंने यहां असेट अकाउंट डेबिट किया? क्या मैंने यहां बैड डेट अकाउंट डेबिट किया? पर इसे मैं करता हूं डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप। अंतर समझ यहां है। यहां मैंने इसे सीधे लॉस एंटिसिपेट किया, P&L को कम कर लिया, मेरे प्रॉफिट को। यहां मैंने अभी डेप लिखा है। तुम थोड़ी देर बाद ये भी बोल सकते हो, सर डेप को कहां ले जाओगे? P&L अकाउंट डेबिट टू डेप। क्या आप ये नहीं करोगे? मैं कहूंगा नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। आप, मैं ये नहीं कर सकता। अरे ये डेप टू प्रोविजन फॉर डेप, ये क्लोज हो गया है इसमें।
ये क्लोजिंग एंट्री है। इसके अंदर जब बेड डेट होता है तब हम इस प्रोविजन फॉर बेड डेट को कम करके उस टू बेड डेट को कंप्लीट करते थे। इसमें याद आया? ऐसा कोई एंट्री नहीं हो सकती इसमें कि प्रोविजन फॉर डेप को डेबिट करके मैं इसको कंप्लीट करूं। क्यों सर? क्योंकि ये लॉस होने के बाद मैंने कवर किया है, जबकि ये एंटीसिपेटेड है कि लॉस होगा या नहीं होगा। एस्टिमेशन इसमें है, पर अमाउंट को लेके एस्टिमेशन है। ये श्योर है कि लॉस हो गया है। यहां पे अमाउंट एस्टिमेटेड है और लॉस होगा या नहीं होगा वो भी एस्टिमेटेड है। कॉन्टिंजेंट है। तुम मुझे बताओ, कल को डेटर पैसे देगा ही नहीं देगा, यह बात तुम गारंटी से बोल सकते हो? तुम्हें शक है किसी डेटर पे, इसलिए तुमने प्रोविजन बनाया। वो पैसे नहीं देगा, इसकी श्योरिटी है तुम्हारे पास? बताओ। वो पैसे दे भी सकता है। लेकिन मुझे बताओ, अगर तुमने 1 साल फिक्स एसेट यूज कर ली, अगर तुमने 1 साल फिक्स एसेट यूज कर ली, क्या इस बात की श्योरिटी है कि फायदा भी हो सकता है सर यूज करने के बाद? लॉस तो हो गया है सर। अमाउंट पे हमारा डाउट है, इसीलिए ये प्रोविजन है, क्योंकि अमाउंट पे डाउट है थोड़ा बहुत। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या ये तेरे को अभी भी एक जैसे लग रहे हैं? एक दो बार आएगा और पूछो, मैं बताऊंगा। ये बिल्कुल अलग एंटीसिपेशन था। यहां तो ये भी नहीं पता था कि लॉस होगा कि नहीं होगा। यहां ये तो श्योर है कि लॉस हो गया है, इसीलिए ये कोई क्लोज होने नहीं जाने वाली है पीएनएल में। अब ये पीएनएल में क्लोज होने जाएगी, पर ये तो खड़ा ही रहेगा। इसमें क्लोज नहीं होती है। देखो, ये बेड डेट किसमें क्लोज कर दिया था हमने? देखो, ऐसी कोई एंट्री नहीं होती कि प्रोविजन फॉर डेप टू डेप कर दूं मैं। वो डेप तो श्योर लॉस है, इसलिए अगली एंट्री यही होनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पीएनएल आएगा ही आएगा, क्योंकि लॉस श्योर है। यहां ये एंटीसिपेटेड था, इसलिए बेड डेट जब हुआ तो हमने प्रोविजन से उसको राइट ऑफ किया, पीएनएल में नहीं डाला। अरे कुछ सब समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से चली गई अभी भी। अगर 50-60% भी आ गया ना, तो ये तो कम से कम क्लियर रहेगा कि मेरे को प्रोविजन फॉर डेप को प्रोविजन फॉर बेड डेट से कभी नहीं कंपेयर करना है। वो बिल्कुल अलग अलग चीजें होती है। क्लैरिटी से पूरा आ गया होगा तो दैट इज फाइन, पर कम से कम इतना तो समझ ही गए होगे कि हाँ, ये दोनों बिल्कुल अलग चलते हैं, ये मुझे पता है। इसका कोई तो लफड़ा है, मैं सर से एक बार और पूछ लूंगा, दैट इज गुड, फिर पूछ लेना। अरे अभी के लिए ओके? सबसे पूछ रहा हूँ, लक्ष्य और आर्यन। हाँ, और ये कहानी भी बताई थी मैंने कि वो प्रोविजन फॉर बेड डेट तो बिल्कुल ही करंट डेटर का मामला है, और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट वाले मामले हैं। ठीक है, चलो ये बात भी हो गई। ज्यादा घूमो मत, परेशान मत हो, बहुत इजी सी चीज़ है। अगर इतना भी समझ गए हो अभी के लिए कि ये दोनों बिल्कुल अलग होती है, इनकी अकाउंटिंग, और मेरे को इसको मिक्स नहीं करना है, तो भी बहुत है। अब देखो, मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन बाय क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो कह रहा है हमको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, मतलब जनरल एंट्रीज पास करनी है और प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट क्रिएट करना है। आगे क्या बोलता है? फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पारस ब्रदर्स 1 अप्रैल 2021। मशीन का बैलेंस ये है और प्रोविजन फॉर डेप का बैलेंस ये है। जब भी प्रोविजन फॉर डेप वाली मेथड है तो इसका मतलब है कि उन्होंने ये अकाउंट बना रखा है और जो भी डेप्रिसिएशन है वो इसमें इकट्ठा करते जाते हैं। हाँ या ना? अरे बोलो ना। अब इसने भी क्या है, पीएचडी वाला क्वेश्चन निकाल के दे दिया सीधा सिखाते समय ही कि सेल भी करा दो सर। इसमें करा देते, कोई बात नहीं। मैं चाह रहा था कि पहले एक प्रोविजन वाला नॉर्मल क्वेश्चन देखते, फिर सेल वाला देखते। क्या मैं एक नॉर्मल प्रोविजन वाला क्वेश्चन दिखा दूं पहले, ये 13th वाला? हाँ, नहीं तो वो ज्यादा हो जाएगी थोड़ी सी। एक क्वेश्चन के बाद तुमको बिल्कुल, हाँ तो फिर प्रोविजन वाला भेजना भाई, तो सेल वाला ही भेज देगा एक साथ। तो अभी तो प्रोविजन में ही कंफ्यूजन है, तो पहले प्रोविजन वाला समझ फिर सेल। रिकॉर्ड भूल गया। कानिटकर परचेज अ मशीन अगेंस्ट चेक ऑफ ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को हमने मशीन खरीदी, कितने की?
1 लाख रुपए की। डेटा को दिमाग में रखने की कोशिश करो। 2020 अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर 60,000 अगेंस्ट चेक ऑन 1 अप्रैल। फिर हमने दूसरी मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2022 को। मशीनरी इज चार्ज एट द रेट 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड कौन सी है डेप्रिसिएशन की? कैलकुलेट करने वाली मेथड एसएलएम है। कॉस्ट पे 10% लगाते जाएंगे। अकाउंट्स आर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। ईयर एंड 31 मार्च आता है। डेप की एंट्री कब करते हैं अपन? ईयर एंड पे, क्योंकि पूरे साल हम मशीन यूज कर लेते हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, 22, 23। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड शो मशीनरी इन द बैलेंस शीट। तो वो कह रहा है कि हमें मशीनरी अकाउंट बना के और मशीनरी को बैलेंस शीट में दिखा दो। कैसे दिखाओगे? पहला मेथड है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड। ये वाली मेथड करके फिर दूसरी बताऊं या सीधे प्रोविजन बताऊं? जैसा तुम बोलो। देखो, उसने हमसे मशीन अकाउंट भी पूछा है और प्रोविजन अकाउंट भी पूछा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, दोनों अकाउंट पैरेलल बना देते हैं। एक तरफ बना देता हूं मैं मशीन अकाउंट और एक तरफ बना देता हूं मैं प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट। पहली बार मशीन कब खरीदी थी? मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर 2020, जो मुझे डेटा याद है। और जिसकी बुक है वो प्लीज चेक करो और मुझे बताओ मैं सही सोच रहा हूं, हाँ या ना। और जिस दिन हमने मशीन खरीदी उस दिन एंट्री कर दी है टू बैंक। दो मशीन खरीद रहा हूं मैं, हमेशा इसको कहता हूं अलग अलग रिकॉर्ड, मतलब अलग अलग नाम से चलाया करो। M1 हमने मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की। ठीक है ना, मेरा यहां तक भी मेमोरी? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, अब मुझे बताओ प्रोविजन फॉर डेप वाला अकाउंट में पहली बार एंट्री कब आनी चाहिए? ये लो, हिंट है यहाँ पे। यस, पहले साल के एंड पे। ये जो मशीन मैंने खरीदी है 1 अक्टूबर 2020 को खरीदी है, तो इसका ईयर एंड आता है 31 मार्च 2021। जनरल एंट्री आती है हमें जब प्रोविजन फॉर डेप वाली मेथड होती है, तो जनरल एंट्री के हिसाब से डेप्रिसिएशन कौन सी साइड पे आना चाहिए, बाय या टू? सबको सोचना है। डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप, बाय डेप। सवाल है अमाउंट कितना? एसएलएम था 10% था, 1 लाख का 10,000 पूरे साल का, और 1 अक्टूबर से लेके 6 महीने के हिसाब से 5,000। कितनी देर लगी बताओ बताओ? कोई दिक्कत है इसमें? अरे बताओ यार। अब मुझे बताओ, हम जब लेजर बनाते हैं, मैंने हमेशा बोला इनको आइडेंटिफाई करके रखना। मशीन क्या होती है? असेट। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है? बताओ बताओ। यस, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी और असेट को हम ईयर एंड पे क्या करते हैं? पीएनएल में ट्रांसफर या बैलेंस कैरिड डाउन? ये याद आ गई बात की नहीं आई? जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं अभी भी? अगर ये असेट है तो ये 31 मार्च को क्या होगी? बैलेंस कैरिड डाउन, ताकि ये ब्रॉड डाउन हो। तो 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितनी हो जाएगी? 1 लाख है तो 1 लाख की। डेप की एंट्री इसमें आई नहीं, ये नेट एसेट मेथड है ही नहीं, इसमें मशीन कम हो ही नहीं रही, ये कॉस्ट पे दिखती रहेगी बैलेंस शीट में। अरे कुछ समझ आया कि ऊपर से गई? और 31 मार्च को इसे भी बैलेंस कैरिड डाउन करना है। ये 20 गलत लिखा है, 21। हाँ, 31 मार्च को इसे भी बैलेंस कैरिड डाउन करना है। तो ये होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, और ये कितने से कैरिड डाउन हो जाएगा? 5,000 रुपए अगले साल पे चले जाएंगे। ये भी बैलेंस हो गया। फिर ये टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा कब? 1 अप्रैल 2021 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। 5,000 से ये साल शुरुआत होगी, और यहां पे ये मशीन की शुरुआत होगी इस साल की 1 अप्रैल 21 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 लाख रुपए। कोई डाउट? पूछो पूछो, डाउट है?
अगर मैं इस साल की बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करूं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21, पहला साल एंड 21 है, तो मेरा सवाल है, अब तो तुम ये सब जानते हो, मशीन अकाउंट 1 लाख रुपए कि मैं 90,000 लिखूं, बताओ कितना लिख सकता हूं? ये देखो ना, बैलेंस बचा ही कितना, 31 मार्च की बैलेंस शीट है, तो 31 मार्च का जो बैलेंस है वो दिखेगा। 31 मार्च का बैलेंस ये है, तो यही दिखेगा, 1 लाख। अब मुझे बताओ, एक और अकाउंट चल रहा है इसी से रिलेटेड, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकेले मशीन पे ही तो है, तो हमें इस, मैंने ये बताया था, इसमें यही माइनस करके दिखाएंगे प्रोविजन फॉर डेप, ये लाइबिलिटी का प्रेजेंटेशन है, डेबिट साइड पे कर रहे हैं इसलिए माइनस कर रहे हैं, और यहां इसका बैलेंस कितना 31 मार्च को 5,000, और ये आउटर कॉलम में 95 ही जाएगी। अगर ये नेट एसेट मेथड होती तो भी आउटर कॉलम में 95 ही जाती। ये किसको समझ में नहीं आया पहले साल का प्रेजेंटेशन? अब चलो अगला साल आएगा, कौन सा कठिन बात है यार मुझे बताओ, ईयर एंड तक। अब देखो, पहले ईयर एंड सोचा करो, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 ईयर एंड आएगा। क्वेश्चन चेक करो 31 मार्च 22 तक कुछ हुआ है क्या? चलो हम क्वेश्चन चेक करते हैं, मैं तुम्हारे लिए वापस क्वेश्चन ले आता हूं। एक और मशीन खरीदी है 60,000 की, अनादर मशीन वॉज परचेज 60,000 अगेंस्ट अ चेक ऑन 1 अप्रैल 22। कब खरीदी है? 1 अप्रैल 22 को। 31 मार्च तक तो नहीं खरीदी ना? बोलो हाँ या ना। अब 31 मार्च को नहीं खरीदी तो पहला काम क्या होता है? 31 मार्च 2022 आएगी तो क्या करोगे? एक मशीन है आपके पास, प्रोविजन फॉर डेप है, एसएलएम से डेप लगाते हो हर साल, तो क्या करोगे? 31 मार्च 2022 आ गई, एक एंट्री पास करेंगे सर डेप की, डेप अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप। अरे बोलो हाँ या ना, ये एंट्री पास करोगे कि नहीं करोगे? और कितनी होगी? एसएलएम पे चल रही है, मेथड याद है ना, एसएलएम थी। एसएलएम 1 लाख रुपए की मशीन है हमारे पास, 10% रेट है, तो कितना डेप चार्ज होगा पूरे 12 महीने का? पिछली बार 5,000 क्यों हुआ था? हाँ, पिछली बार 5,000 इसलिए हुआ था सर, 1 अक्टूबर को खरीदी थी और 31 मार्च तक 6 महीने यूज हुई थी। इस बार वो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 पूरा यूज हुई है, इसलिए 10,000। ये समझ में नहीं आया, ये एंट्री का मतलब क्या गया? बताओ बताओ। अब मुझे बताओ, अगर ये एंट्री भी पास हो गई, ईयर एंड तो हो ही चुका है, एंट्री जो पास करनी थी वो भी कर ली, अब क्या करते हैं अपन? ईयर एंड हो गया, एंट्रीज भी सारी पास हो गई, तो अब क्या करते हैं? असेट और लाइबिलिटीज को क्या करते हैं? हाँ, उसे अगले साल ले जाते हैं। तो इसका बैलेंस कितना आएगा? अब कितना आना चाहिए? यस, यही इंपॉर्टेंट बात है। और ये 31 मार्च 2022 को टू बैलेंस कैरिड डाउन हो गया, और इसीलिए मैं कह रहा था ये एक्यूमुलेट करने वाला अकाउंट है, इसीलिए ये रिजर्व जैसा है। इसने 5,000 पुराने और 10,000 अभी के डेप को इकट्ठा कर दिया 15,000 पे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? इसीलिए मैं इसको कह रहा था कि ये रिजर्व जैसा है, ये इकट्ठा करता जाता है, जितना डेप आएगा इसमें चार्ज होता जाएगा। मशीन में तो कोई चेंज आया नहीं, कुछ परचेस किया नहीं, तो इसे भी 31 मार्च को हम बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर देंगे 1 लाख रुपए से। फिर 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगी 1 लाख पे। ये कौन सी मशीन चल रही है पता है ना? M1 चल रही है अभी। देखो दोनों अकाउंट में वो स्टेप समझो, ईयर एंड पे हम डेप की एंट्री पास करते हैं, क्यों? क्योंकि ईयर एंड पे ही डेप की एंट्री पास होती है। दूसरी बात, डेप की एंट्री पास करने के बाद ये दोनों असेट और लाइबिलिटी हैं, इसलिए इनके बैलेंस कैरिड डाउन हो जाते हैं। जो कैरिड डाउन करते हैं वही अगले साल ब्रॉड डाउन कर देते हैं। इसमें क्या तकलीफ है भाई? कोई तकलीफ है तो बताओ। ये भी ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 22 को। इस तरफ 2 थोड़ी लिखते हैं, और मैंने यहाँ पे 2 लिख रखा है। बाय बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन कितना 15,000। अब हमारे पास इकट्ठा कितना हो गया 15,000। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं 31 मार्च 2022 की, तो मशीन कितनी दिखेगी और प्रोविजन कितना दिखेगा तुम बताओ। 31 मार्च 2022 की मशीन तो 1 लाख की दिखेगी, 31 मार्च 2022 को प्रोविजन कितना दिखेगा जो उस दिन का बैलेंस कैरिड डाउन है। अरे हाँ या ना, इकट्ठा होता जा रहा है। यही मैं बता रहा हूं कि ये हमारा प्रेजेंटेशन हो जाएगा बस इन दोनों को लेके। दोनों बैलेंस शीट आइटम है, एक असेट एक लायबिलिटी, और आउटर कॉलम में चला जाएगा 85,000। फिर 1 अप्रैल को अब उसने बोला है कि हमने एक 60,000 की मशीन खरीदी है, चलो खरीद लेते हैं। 1 अप्रैल 22 को एक मशीन खरीदने की एंट्री तो टू बैंक होगी ना। अरे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री पास हुई है, उसका प्रेजेंटेशन आ गया है। M2 कितने रुपए की 60,000 रुपए की। हाँ या ना। क्या ये मशीन खरीदने से कोई डेप में असर पड़ता है? डेप की एंट्री पास होगी क्या मशीन खरीदने से? बताओ। नहीं। डेप की एंट्री तो ईयर एंड पे जाती है। ईयर एंड तक और कुछ हुआ है क्या? कोई और सेलिंग वेलिंग कुछ भी इवेंट हुआ है क्या? नहीं। तो ईयर एंड सीधा आ जाएगा। ये देखो कोई और इवेंट हुआ ही नहीं, 60,000 की मशीन खरीदी, बस मेथड बता दी, और अकाउंट जो है वो हर साल 31 मार्च को क्लोज होते हैं। क्वेश्चन इतना ही बोल रहा है और हमसे कह रहा है 31 मार्च 2021, 22, 23 तीनों का अकाउंट बना के दिखा दो। तो इसे बार बार पूछ रहा है। चलो इसकी जरूरत ही नहीं क्वेश्चन की। हाँ, अब ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे पहले यहीं पे काम किया करो। ईयर एंड पे पहले क्या होता है? सबसे पहले स्टेप्स अभी बताई मैंने, रिकॉल करो मेरे साथ। ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, डेप लगेगा, बस ये दिमाग में आ जाना चाहिए। डेप लगेगा, पहले डेट लिखो 31 मार्च, डेट में गड़बड़ नहीं करना। कौन सी आ गई? 23। यस और नो? 1 अप्रैल से हाँ 23 आ जाएगी। डेप लगेगा, बाय डेप की एंट्री होगी। डेप कितना लगेगा? 2 मशीन्स पे लगेगा, M1 पे भी और M2 पे भी। M1 पे 10,000 और M2 पे 6,000। इतना इजी है कि मैं सीधे 16 लिख सकता हूं। हाँ या ना? आप अंदर चाहो तो ऐसे मेंटेन करो। ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर कल को मशीन बेची तो दिक्कत में आ जाओगे कौन सी वाली बेची। इसीलिए अच्छा होगा कि M1 अलग रखो और M2 अलग रखो। 10,000 इस पे लगा, 6,000 इस पे लगा, ऐसे करके बाहर वाले कॉलम में मैंने 16 लिख दिया। बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो जाएगा? 15 पुराना डेप इकट्ठा, अभी 16 और आ गया, 31,000। और यहां पे अब ये चलो डेप की एंट्री हो गई। जब डेप की एंट्री हो जाती है फिर क्या करते हैं? असेट और लायबिलिटी हैं दोनों, क्या करते हैं? बैलेंस कैरिड डाउन कर लेते हैं। 31 मार्च को बैलेंस शीट बनानी है क्योंकि हमको 31 मार्च 23 को बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा इसका? M1 का अलग, M2 का अलग। अब मुझे बताओ M1 और M2 का बैलेंस, तो तुम मेरी बात पूरी समझ गए हो। आउटर कॉलम तो मैं बता रहा हूं 31,000 ही आएगा। M1 का कितना है और M2 का कितना है? M2 का केवल 6,000 है। अभी तक केवल M1 पे ही लगते हुए आ रहा था। 15 पूरा लगा था और 10 भी उसी पे लगा है। 25,000 किसका है पूरा? M1 का। इस 31,000 में M1 का डेप कितना लग चुका है? 25, और M2 का अभी अभी लगा है केवल कितना? 6। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे ये जो 15 ऊपर पूरा लग के आया ये M1 पे ही लग के आया ना। ये 10-20 साल का M1 पे ही लगा है ना, और ये जो 6 है ये M2 पे लगा है। आर्यन और लक्ष्य, समझ में आई बात कि नहीं आई? बस ये बैलेंस कैरिड डाउन इसका, इस पे तो कोई डेप का असर तो आया नहीं, लेकिन बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पे जब हम निकालेंगे 31 मार्च 23 को, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन M1 M2, M1 अभी भी पूरी कॉस्ट पे ही दिखेगी और M2 भी अपनी कॉस्ट पे दिखेगी, और ये पूरा हो जाएगा 1,60,000। और ये दोनों साइड टैली।
31 मार्च 2023 तक बोला था उसने बनाने को। अब आ जाओ अपने इस पे। अब क्या होगा, मशीन बैलेंस शीट दिखानी है मेरे को। मशीन कितनी हो जाएगी, या तो फाइनल बैलेंसेस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1,60,000 और प्रोविजन फॉर डेप जितना आज तक इकट्ठा हुआ है 31,000, 31 मार्च वाला बैलेंस, और आउटर कॉलम में 129,000। ये समझ में आया कि नहीं आया, पूछो। यही होता है प्रोविजन फॉर डेप में, यही चलता रहता है। इसमें मजा तब आता है जब कोई मशीन सेल हो जाती है। जिसे इस क्वेश्चन में सेल नहीं है, नहीं तो मैं वो भी बता देता, क्योंकि क्वेश्चन यहां तक सॉल्व हो गया है। पर तुम्हें कितनी बात समझ में आई, ईमानदारी से बताओ। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पारस ब्रदर्स 1 अप्रैल 21, मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप। ये परचेज नहीं करा रहा, बैलेंस अपीयर हो रहे हैं, मतलब इतना तो आप समझ में आ रहा है ना, ये एक मशीन का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिख रहा है, मतलब वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, दोनों ब्रॉट डाउन है, एक डेबिट नेचर वाला, एक क्रेडिट नेचर वाला। हाँ या ना, 80 और 36। ये डेटा पढ़ के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऑन 1 अप्रैल 21, उसी तारीख को जिस दिन हमारा ब्रॉट डाउन है, उसी तारीख को दे सोल्ड अ मशीन ऑफ 8,700। एक मशीन हमने बेच दी, कितने की, 8,700 रुपए की। दिस मशीन वॉज परचेज फॉर 16,000 इन द अप्रैल। इस मशीन को आपने कब खरीदा था, अप्रैल 17 में 16,000 पे खरीदा था, उसकी कॉस्ट थी। प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 22, assuming the firm has been charging depreciation at the rate 10% on SLM। तो ये तो चलो मेथड तो पता चल गई कि डेप्रिसिएशन की क्या है, पर तुम्हें पहले क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो फिर इसकी वर्किंग करें तो मजा आए। क्वेश्चन बहुत छोटा है, उतना बड़ा नहीं है, 5-6 साल का टाइम पास वाला, एक ही साल का क्वेश्चन है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन थे अपने पास पहले दिन, एक इंफॉर्मेशन मिली कि 1 अप्रैल को हम एक मशीन बेच रहे हैं जो 8,700 रुपए की हमने बेच दी। ये तो बैंक अकाउंट डेबिट है और मशीन को क्रेडिट करना चाहते हो तुम। ये मशीन आपने खरीदी थी 16,000 की अप्रैल 17 में। वो हमसे कह रहा है कि आप प्रोविजन फॉर डेप अकाउंट और मशीन अकाउंट बना के दिखा दो। इसमें मशीन डिस्पोजल अकाउंट नहीं है। क्या करें, कोई लॉजिक है किसी के पास? पहले क्वेश्चन को समझने पे ध्यान दो, क्वेश्चन समझ में आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। उसको डेप्रिसिएशन की तरह मत देखो कि डेप्रिसिएशन का कुछ क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की नजरों से देखो और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। यस, जिस दिन मैं 8,700 में मशीन बेच रहा हूं तो मुझे मशीन की वैल्यू किससे कंपेयर करना चाहिए, 16,000 या 16,000 माइनस 8,700? मेरे को ये फिगर चाहिए, सॉरी 16,000 माइनस 6,400। तो ये 16,000 माइनस 6,400 में प्रैक्टिकली अकाउंटिंग से कैसे करूं, कोई बता सकता है मेरे को? मशीन की वैल्यू को नीचे कैसे लाऊं? तो बैंक अकाउंट की एंट्री करने के पहले तुम्हें प्रोविजन फॉर डेप को अब यूज करना पड़ेगा। अभी तक क्रिएट कर रहे थे तुम, प्रोविजन फॉर डेप को अकाउंट को डेबिट करके किस में क्रेडिट कर दो, मशीन अकाउंट में। कितने रुपए से, 6,400 रुपए से। इससे क्या होगा, इस एंट्री का इंपैक्ट बताओ जरा, कौन से अकाउंट में किस साइड क्या लिखना है, मैं ये पूछ रहा हूं। 1 अप्रैल 21 को इस 6400 को मैं यहां से बाहर निकाल के क्या कर दूंगा, मशीन में ट्रांसफर कर दूंगा। और मशीन में जब ये ट्रांसफर होगा तो ये किस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डेप M1 वाला 6400। इसीलिए मैंने बाइफरगेट कर लिए थे कि मेरे को जो मशीन बेचना है केवल अब तुम देखो ना, ये डेबिट में लिखा है और ये क्रेडिट में लिखा है, ये नेट ऑफ हो गया अपने आप की नहीं?
अब तुम यहां पे बाय बैंक की एंट्री कर सकते हो। इसका मतलब एक जनरल एंट्री, अब हम सेल की एंट्री पास करेंगे। तो बस इतनी सी बात है कि जिस दिन मशीन ऑन डेट ऑफ सेल हम ये एंट्री पास कर देते हैं कि जो मशीन बेच रहे हैं, तो हम प्रोविजन से भी फिगर को बाहर कर दें और मशीन को ताकि डिक्रीज कर पाए। आज हम हिसाब किताब करना है ना इस मशीन का, तो प्रोविजन में से निकालो उसको। तो ये एंट्री पास कर देते हैं, प्रोविजन भी रिड्यूस हो जाता है जब मशीन सेल कर रहे हो। सुनो ना यार, मशीन सेल कर रहे हो, मशीन सेल कर रहे हो, इसका मतलब है आप मशीन को बिजनेस से बाहर करोगे। बिजनेस से बाहर होगी कि नहीं मशीन, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन भी तो बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो इकट्ठा कर रखा तुमने उस पर। उसको आज हम बुक वैल्यू पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। इसके बाद तो सेल की एंट्री होनी है। तो वो जो एंट्री तुमने बोली थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन, वो आ जाएगी 8,700 रुपए। अरे हाँ या ना? आवाज मुझे नहीं आ रही तुम लोगों की। क्या तुम कुछ बोल रहे हो कि मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ बैठे बैठे? हम्म। 9,600 रुपए तुम्हारी वर्थ बचनी चाहिए। 16,000 में से 6,400 का डेप लग चुका है उस पर। ये तुम्हारी बुक वैल्यू होनी चाहिए। और बुक वैल्यू में से तुम्हें पैसे कितने मिले बैंक में? 8,700। तो तुम्हारा नुकसान कितना हो गया? नुकसान कितना हो गया? 900 रुपए का। केवल 16,000 से बैलेंस करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या ये दोनों सम 16,000 बन रहे हैं, या उससे ज्यादा या उससे कम। तुम देखो 8,700 और 6,400। तुम्हारी बुक वैल्यू आ गई थी 9,600। अब मैं जनरल एंट्री पास करके दिखाता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट 8,700 टू मशीन। मशीन को 16,000 नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? 6,400 माइनस करने के बाद, मतलब उसकी वर्थ कितनी बची है? 9,600। तो इसका डिफरेंस किधर आएगा? P&L अकाउंट डेबिट होगा कितने से? 900 रुपए से। तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ये दोनों फिगर दिखेंगे। ये देखो, ये दिख रहे हैं। समझ में आई बात कि नहीं आई? एक ही कहानी थी। क्या कहानी थी सर? जो सीखनी है वो ये है कि हम उस 6,400 को वहां से निकाल के इसमें ले आते हैं, क्योंकि हमें आज फाइनल सेटलमेंट करना है, क्योंकि मशीन बेचनी है। तो प्रोविजन को कंसिडर किए बिना नहीं बेच देना। ये 16,000 से 8,700 का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ये 6,400 भी कंसिडर होने चाहिए कि भाई हमने इस पे आज तक इतना डेप्रिसिएशन लगा दिया है। बस इतनी सी बात समझ लोगे तो सारे सेल के क्वेश्चन हो जाएंगे। आर्यन, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तेरे पास टाइम कम है, इनको तो मैं कल भी सिखा दूंगा। और बाकी का प्रॉफिट लॉस में आ जाता है। ठीक है, अब देखो जरा अपन, इसमें और कुछ है क्या क्वेश्चन में? अगर कुछ नहीं है तो बस अकाउंट क्लोज करने होंगे। कुछ भी नहीं है। अब बैलेंस निकाल के दिखा देते हैं। उसने वो बैलेंस में आंसर दे रखे हैं। ईयर एंड तक कुछ नहीं हुआ तो ऐसे ही बैलेंस निकल जाएंगे क्या? कि ईयर एंड पे हमें तो पता है कि कुछ करना पड़ेगा। बताओ जल्दी से, क्या करना पड़ता है ईयर एंड पे? अरे क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का है बॉस। बाय डेप कितना और किस पे, इसीलिए मैंने ये अलग किए थे। यस, 64,000 पे। और ये 64,000 पे डेप लगाओगे कितना? 10%। कितना आएगा? 6,400। ठीक है। और डेप लगाने के बाद तो कुछ हुआ नहीं, तो इसको बैलेंस कर दो। तुम बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे 36,000 आ जाएगा। ये तो अभी इजी है इतना डेटा कि ये 6,400 से 6,400 कैंसिल हो गया, 36 का 36 आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन। पर पता है ये बैलेंस कैरिड डाउन केवल किस मशीन का है? M2 का।
और मैं इसे वेरीफाई करा देता हूं। ये देखो 29,600 और 6,400 ऐड करोगे तो 36,000 आएगा। ये जस्ट वेरिफिकेशन के लिए बताया मैंने। इसे भी बैलेंस कैरेट डाउन करते हैं, ये और इजी है। पता है बैलेंस कैरेट डाउन कितना आएगा? आंख बंद करके भी लिख सकते हो। केवल मशीन 2 बची है और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 64,000। और ये मैं इतने श्योरिटी से कैसे कह सकता हूं? क्योंकि ये तीनों का सम मिला के 16,000 है। अरे कुछ समझ में आया? 16,000 की मशीन बेची तभी तो हिसाब किताब में पता चला कि लॉस हुआ है। तो ये है क्वेश्चन करने का तरीका। मैंने एक क्वेश्चन बताया है, अभी प्रैक्टिस करोगे तब कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्ट होगा। एक एक क्वेश्चन रोज करोगे तो 2-4 दिन में करने लगोगे बढ़िया से। ठीक है, आज केवल यही क्वेश्चन रिवाइज कर लेना जो मैंने सिखाया है, और इसका ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। किसी को वापस से देखने की इच्छा हो तो देख भी सकता है, पर यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस। और मेरे से कल डाउट पूछ लो, डाउट आए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट कठिन नहीं होता बहुत, ये बता रहा हूँ।